बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 36 मुलाहिज़ा फरमाएं। मेहनत करते रहोगे तो कामयाबी देर से होगी मगर बाइज़्ज़त होगी और बेखतर होगी। अब जाओ, भाग जाओ। यस यस सर। उसने बैग लिया और एक कदम चल के रुका, मगर वो थानेदार जनाब वो मुझे देख चुका है। उसका बाप भी सिर्फ एक बार किसी की सूरत देखकर इस शहर में उसे तलाश नहीं कर सकता। मैंने कहा, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसी वैसी कोई बात होना तो मैं एक फ़ोन नंबर बता देता हूँ, उसे सिर्फ याद रखो, लिखना नहीं, कहना। मैं सोच में पड़ गया। कहना कबीर से बात करनी है, मैं ना मिलूँ तो पैगाम छोड़ देना कि जर्द बैग की बात करनी थी। मैं समझ जाऊंगा और मुझसे जो होगा मैं करूंगा। गुड लक। मैं उसे डगमगाते कदमों से जाते हुए देखता रहा। उसने कई बार मुझे पलट कर देखा। मुझे यकीन था कि हमारी मुलाकात का इल्म दुश्मन के किसी एजेंट को नहीं है। अगर रीगल बस स्टॉप पर कोई था तो वहीं से मुतमईन होकर चला गया था। लड़का बस में निकल गया और मैं रह गया। उसके घर का पता मैंने इसलिए नहीं पूछा था कि बाद में मेरा और उसका ताल्लुक उस खानदान के लिए मुसीबत का बायस ना बने, जो बड़ी हिम्मत के साथ सख्ती हालात का मुकाबला कर रहा था। मुझे उम्मीद थी कि इस सबक के बाद ये मेहनत करने वाला लड़का किसी भी लालच में आके सिराते मुस्तकीम को नहीं छोड़ेगा। ये 10,000 तो उसे मिलने ही चाहिए। उसने हमाकत जरूर की थी मगर खतरा भी मोल लिया था और मेहनत भी की थी। वापस आते हुए मुझे हशमत खान का ख्याल करके बेइख्तियार हंसी आई। मैं उस पर बलाए नागहानी की तरह नाजल हुआ था। वो होश में आके उठेगा तो उसे अपने गिर्द तमस्कर उड़ाने वाले चेहरे नजर आएंगे जो हमदर्दी भी करेंगे तो यूं के बेइज्जती महसूस हो। वो चीखेगा, चिल्लाएगा और गालियां देगा। मैं जानता हूँ इस इलाके के एक बदमाश को मुझे मालूम हो जाएगा ये कौन हरामजादा था। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हशमत खान से हटकर मेरा ध्यान गुलाम अली की तरफ चला गया। हम जो तारीक राहों में मारे गए, हम जो खुलूस और जज्बा एहसान बंदी के इजहार के मुजरिम थे, पासे वफा रखते थे, दुश्मन किसी के ना थे। हक के नमक का कर्ज था सो हमने उससे खून अदा कर दिया जिसमें वो नमक शामिल था। गुलाम अली के अंजाम ने मुझे उदास कर दिया था और ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि दुश्मन को उसकी और मेरी मुलाकात का मकसद मुलाकात का इल्म कैसे हुआ। क्या वो गुलाम अली पर नजर रखे हुए थे? डी सिल्वा को शक हो गया था कि पर्सनल फाइलें ऑफिस से बाहर ले जाई गई हैं। कैसे? गुलाम अली ने जज्बातियों के एहतियात के तकाजों को मलहूज नहीं रखा था। किसी ने उसे फाइलें वापस लाते हुए और अपनी अपनी जगह रखते देख लिया हो जिसकी उसे खबर ना हुई हो। ये सब क्या सराई थी, मगर जो बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता था ये थी कि जामन रिजवी साहब का फोन टेप किया गया है, वरना किसी को कैसे मालूम हो सकता था कि आज सुबह 11 बजे मैंने किसी को गार्डिनिया में मिलने का वक्त दिया है। उससे भी ज्यादा फिक्र की बात ये थी कि मेरे लिए गवाहों का मसला पैदा हो गया था। गुलाम अली वो गवाह था जिसने मजीद गवाह लाने का वादा किया था जो मुझे अगले ही रोज पेश करने थे। यह इंतहाई खुद गर्दाना सोच थी और मुझे अपनी कमीनगी पर शर्म भी आई। गुलाम अपनी जान से गया था और वो भी मेरी खातिर। वजीर खान मरहूम की खातिर जिनका वो एहसानमंद था और मरते मरते अपना फर्ज भी चुका गया था। लेकिन मुझे ख्याल था तो एक गवाह के ना रहने का। हकीकत बहरहाल नाकाबिले तरदीद थी। गुलाम अली के मरने का दुख अपनी जगह कम न था, मगर मुझे आने वाले दिन की फिक्र भी करनी थी। गुलाब खान चौकीदार के अलावा भी मुझे 2 गवाह मतलूब थे। मेरे लिए इसके सिवा चारा न था कि मैं MWD के ऑफिस चला जाऊं और अलल-नीलान पूछूं कि वजीर खान मरहूम के जनाजे में कौन कौन नमक हलाल शरीक हुआ था जो अब सामने आने की हिम्मत रखता हो। लेकिन डी सिल्वा मुझे धमकी दे चुका था कि कानूनी हक के मलकियत की सनद के बगैर मैंने दफ्तर में कदम रखा तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। उस जैसा शख्स मुझे वाकई दफा 451 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत बंद करा सकता था। लोहे को लोहा काटता है, मेरे दिल की आवाज़ ने कहा। जायज़ जराए से जायज़ काम का हक भी ना मिलता हो तो नाजायज़ जराए भी जायज़ हैं। मैं घर पहुंचा तो मोहसिन रात भर जागने के बाद अब सो रहा था। बिस्तर को देखकर खुद मेरा दिल भी चाहता था कि आंखें मूंद कर लेट जाऊं, मगर मैं जानता था कि आंख लग गई तो वक्त सोने में गुजर जाएगा जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। खुद राबिया भी सोई पड़ी थी। मैंने मोहसिन को जगाया और उसे गुलाम अली की अंदोनाक मौत की खबर देने के बाद अपने प्रोग्राम से आगाह किया। घर के अंदर जाके खाना खाने से पहले मैंने बाहर का एक चक्कर लगाया और टेलीफोन लाइन का मुआयना किया। टेलीफोन लाइन से एक कनेक्शन ज़ेरे ज़मीन ले जाया गया था। तार एक दरख्त की मोटी छाल से चिपका हुआ था और ऊपर शाखों में गुम हो गया था। मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। यह ज़रूरी था कि रिजवी साहब खुद अपनी आंखों से यह उसने इंतज़ाम देख लें। 2:15 बजे हम एक साथ बाहर निकले। गुलाम अली के फराम करदा कागजात की एक नकल हमारे पास थी, दूसरी को मैंने रिजवी साहब की राइटिंग टेबल की सबसे नीचे वाली दराज में डाल दिया था। मोहसिन ने अखबारात देख लिए थे और घोड़े वाले पीर साईं के करीब वाक़े कंपनी के यार्ड से मिलने वाली चौकीदार की लाश का अहवाल भी पढ़ लिया था। उसने 10,000 रुपए एक लिफाफे में डाल दिए थे। बैडन रोड पर तेरा काम बहुत मुख्तसर है, मैंने कहा। तो ऊपर जाके ये फोटो स्टेट कागजात डी सिल्वा की सेक्रेटरी को दे देना कि साहब को पहुंचा दे। जितनी देर में वो अंदर जाके आए तो गायब हो जाना, वो तुझे नहीं पहचानती। उसके बाद ये 10,000 उस चौकीदार के घर देने चले जाना। वहाँ के मामलात मैं तय कर लूँगा।
मैं कुछ देर नीचे इंतजार करूंगा, छुप कर मोहसिन बोला। खतरे की कोई बात हुई? खतरे की कोई बात नहीं होगी, मैंने पूरे एतमाद के साथ कहा। मुझे अपने वालिद के पुराने वफादारों ही से तो मिलना है। 3:30 बजे मोहसिन नीचे उतरा तो मैं बैडन रोड के एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से डिसिल्वा का नंबर मिलाया। डिसिल्वा साहब, मैंने उसकी आवाज़ पहचान के कहा, क्या हाल है? मैंने एक तोहफा अरसाल किया था, मिल गया? क्या मकसद है इसका? डिसिल्वा ने गुस्से से फटते हुए कहा, ब्लैकमेलिंग? वो बाद में देखी जाएगी। मैंने खुश इखलाकी से कहा, अभी तो ये तुम्हारे रवैये पर मुनहसर है। इस मरतबा मैंने एहतियातन इतनी कापियां बनवा ली हैं और ऐसी ऐसी जगह रखवा दी हैं जहां तुम्हारे ख्याल की भी रसाई नहीं है। फजूल बकवास की बजाय ये बताओ कि चाहते क्या हो? कुछ नहीं, अभी मैं ऑफिस में कदम रंजा फरमाऊंगा। मैंने कहा, वजीर खान मरहूम के पुराने मुलाजमों से मुलाकात के सिवा कोई मकसद नहीं है। तुम खुशामदीद कहो ना कहो, एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। तुम क्यों मिलना चाहते हो उनसे? वो कुछ देर बाद बोला, क्या बात करनी है? बात में तुम्हारी मौजूदगी में भी कर सकता हूँ। मैंने कहा, मुझे मालूम करना है कि मेरे वालिद के जनाजे में कौन कौन शरीक हुआ था, और कुछ नहीं। ये मालूम करके तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? वो मशकूक लहजे में बोला, तुम्हारे इरादे कुछ और मालूम होते हैं। मैंने शराफत से तुम्हें बता दिया है कि मैं क्या चाहता हूँ, तो तुम मुझे ज़बरदस्ती गलत समझने पर तुले हुए हो। मैंने बराफरोख्ता होके कहा, मैं आ रहा हूँ और देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। मैंने रिसीवर रख दिया, 1 रुपया उस बॉक्स में डाला जो दुकानदार ने इसी मकसद के लिए रखा हुआ था। इस शरह पर वो यकीनन फ़ायदे में रहता होगा, ख्वाह टेलीफोन वाले बिल भी बनाते हुए अपने हक के खुददारियत का भरपूर मुजाहरा करें। 5 मिनट बाद मैंने जीने पर कदम रखा और मीर वजीर एंड कंपनी के ऑफिस में दाईं तरफ मुड़ने की बजाय बाईं दरवाजे से दाखिल हो गया। ये कमरा नहीं, हाल था, जिसमें मेज़ों की 2 कितारें लगी हुई थी, बिल्कुल स्कूल में लगी हुई डेस्कों की तरह। उन सब का रुख दरवाजे की तरफ था। आखिर की एक मेज़ गालिबन इंचार्ज के लिए थी, उसका रुख मुखालिफ समत में था ताकि वो अपनी कितार के हर मातहत पर नजर रख सके। मेज़ों पर 10 क्लर्क मसरूफ़ कार थे, मगर इंचार्ज टाइप शख्स एक ही था। उसके साथ वाला दूसरा इंचार्ज मौजूद नहीं था और उसकी अदम मौजूदगी के असबाब अभी सिर्फ मैं जानता था। दूसरे इंचार्ज की मसक शुदा लाश व्यू हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में पड़ी हुई थी और चंद कदम दूर रेगल बस स्टॉप पर उसके लहू का हर दाग तारकोल की स्याह सड़क पर गुजरने वाली गाड़ियों की रगड़ से मिटता जा रहा था। बैक वक्त कई नजरें सवारियां अंदाज में मेरी तरफ उठी, उनमें इंचार्ज की नज़र भी शामिल थी। वह कुछ देर तजब्जुब और गोमगो की कैफियत में इजहार करता रहा और हाथ बांधे हर तरफ उस त्याती की तरह देखता रहा जो बैलगाड़ी से उतर के कारों के शोरूम में घुस गया हो। देखने की वहाँ कोई चीज़ ना थी, माहौल किसी भी ऑफिस से मुख्तलिफ ना था। फाइलें, फाइल कैबिनेट और अलमारियाँ। जी, इंचार्ज से बिलाकर सब्र ना हो सका। कैसे तशरीफ लाना हुआ, उसके तंज़िया तमस्कर अमेज अंदाज पर उसके मातहत मुस्कुराए। यहाँ गुलाम अली साहब हैं। मैंने खाली कुर्सी की तरफ देखा, आज उनका इंतकाल हो गया। कारों के शोरूम में दाखिल होने वाले देहाती ने यकलख्त फायर करके सबको अपनी तरफ मुतवज्जो होने पर मजबूर कर दिया था। मैंने दोनों हाथ सीने पर बांधे और कुर्सी पर बैठने की बजाय वाहिद इंचार्ज के सामने उसकी मेज़ पर टिक किया। यस जेंटलमैन, मैंने उन सबको मुखातिब किया जो मेरी तरफ मुंह उठाए बैठे थे। वो एक हादसे में मारा गया। गुडमैन दी लालटेन रीगल पर एक कारखाने के नीचे आ गया। अच्छे आदमी उमूमन ऐसे ही मारे जाते हैं। पीछे का दरवाजा खुला और पलटकर देखने पर मुझे डिसिल्वा का चेहरा नजर आया। उसकी खून आशाम नजरें मुझे घूर रही थी। मैंने उसे कतई नजरअंदाज कर दिया और अपनी बात जारी रखी। खैर, ये बात तो आपको आज ना सही कल मालूम हो जाती। मैंने कहा, ये इत्तफाक है कि जिस वक्त गुलाम अली के साथ ये हादसा पेश आया तो मैं वहाँ मौजूद था। वो मेरा रिश्तेदार या दोस्त कुछ नहीं था। मैं ड्रामाई तौर पर घूमकर डिसिल्वा से मुखातिब हुआ। मिस्टर डिसिल्वा, आपको ना हैरानी हुई है ना सदमा हुआ कि आप गुलाम अली को नहीं जानते थे या मोहलिक हादसे का मतलब नहीं समझते? आपने हादसे की नोयत भी नहीं पूछी। डिसिल्वा का रंग लम्हा भर के लिए उड़ा और बहाल हो गया। मुझे पुलिस ने फ़ोन करके बता दिया था। अच्छा, मैंने हैरानी से कहा, और ये इतनी गैर अहम इतला थी कि आपने अपनी ज़ात तक महदूद रखी, उसके साथियों को नहीं पहुंचाई? दफ्तर वालों के लिए डिसिल्वा के साथ मेरा ये रवैया नाकाबिले फ़हम था। डिसिल्वा ने महसूस किया कि चीखने दाड़ने से सबके सामने उसकी और सुबकी होगी। उसने जब से काम लेते हुए अपना लहजा पुरसुकून रखा। मैं बताने ही वाला था, मुझे भी अभी अभी मालूम हुआ है। खैर, मैंने उसकी बात काट दी। मेरे आने का मकसद कुछ और था। मैं देख रहा हूँ कि आप में से किसी ने मुझे नहीं पहचाना, इसलिए मैं खुद बता देता हूँ। मैं फर्म के साबिक मालिक वजीर खान का वाहिद वारिस हूँ। मेरा नाम सिकंदर बख्त है। सूरतों के तासरात एकदम बदल गए। ये दूसरा धमाका पहले इंकशाफ से ज्यादा सनसनीखेज रहा। अपनी कानूनी हैसियत में अब भी मैं एक मालिक हूँ। मैंने अपनी बात जारी रखी और अक्के विरासत के लिए। क्या तुम यही ऐलान करने आए थे? डिसिल्वा ने मेरी बात काट दी। मिस्टर डिसिल्वा, मैंने पुरसुकून रहते हुए नागवारी से कहा, मैं मुदाखलत पसंद नहीं करता। अगर आप खामोश नहीं रह सकते तो अपने कमरे में जाकर बैठिए। मैं फिर अमला से मुखातिब हो गया जो मेरे मालिकाना रवैये से पूरी तरह मरूब हो चुका था।
तो मैं कह रहा था कि मैंने हक़ विरासत के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है और मेरे मशीरान कानूनी इस रस्मी सी कागजी कार्रवाई को बहुत जल्द मुकम्मल कर लेंगे। ताम इस वक्त आने का मकसद ये ऐलान करना भी नहीं था। ऐलान की नज़र पर मैंने जरा देर के लिए डिसिल्वा को देखा। वजीर खान के इंतकाल के वक्त मैं लंदन में ज़ेरे तालीम था, इसलिए जनाजे में शिरकत ना कर सका। आप लोग तो यकीनन गए होंगे। बिल्कुल सर, मेरे पीछे से इंचार्ज ने कहा। उस खुशामद परस का लहजा अब कतई मुख्तलिफ था। हम सब गए थे। अच्छा, जाना भी चाहिए था, मैंने कहा। गैर की तदफीन में शिरकत का भी स्वाब है। क्या नाम है आपका? मैंने नोटबुक निकाली। जरा पता भी लिखवा दीजिए। इस वक्त किसी को अंदाजा ना था कि नाम पते लिखवा के मैं क्या करूंगा। उनका ख्याल यही था कि मैं सबसे वाकफियत हासिल करने या उनके बारे में मुफस्सल मालूमात रखने के मूड में हूँ। सिर्फ डिसिल्वा जानता था कि इस कार्रवाई का मकसद क्या है, लेकिन वो मुझे रोक नहीं सकता था। मकसद का ऐलान मैंने नोटबुक जेब में रखने के बाद किया। अब मैं अब में से सिर्फ 3 हज़रात को जहमत दूंगा, मैंने कहा। कल मुझे DMA के सामने 3 गवाह पेश करने हैं जो कह सकें कि वो आखिरी रसूम में शरीक थे और कब्र की निशानदेही कर सकें। दरअसल मैंने अदालत से लाश निकलवा के पोस्टमार्टम करवाने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि मुझे यकीन है कि उनकी मौत के असबाब तभी नहीं थे बल्कि उनको कत्ल किया गया था। यह धमाका सबसे बड़ा था। मेरे सामने अब 10 अफराद मुंजमद बैठे थे। उन सब का रंग उड़ चुका था और आंखों से ज्यादा उनके लिए अपने कानों पर एतबार करना मुश्किल था। गुलाम अली की हलाकत, वजीर खान का कत्ल, कब्र से लाश निकालना, ये सब बहुत होलनाक बातें थी। अभी मेरे इस कमरे में कदम रखने से पहले वो कितने ही नहमाक और इत्मीनान से अपनी रोज़मर्रा की कलरकी में मसरूफ थे। आप लोगों के लिए ये कोई परेशानी की बात नहीं है, मैंने कहा। इस गवाही के बाद आप में से किसी को कहीं बयान नहीं देना होगा और किसी अदालत में नहीं जाना पड़ेगा। इखलाकन भी कत्ल की तफ्तीश में मदद करना आपका फ़र्ज है और कानूनन भी आप सब पर समन तामील कराए जा सकते हैं। इससे ताख़ीर तो हो सकती है 1-2 दिन की, मगर ताउन ना करने वाले के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं रहेगी। किसी को धमकी देने की ज़रूरत नहीं। डिसिल्वा के लिए जब्त करना मुश्किल हो गया। तुम आदी मालूम होते हो बालिकों की बात काटने के, और गालिबन वजीर खान के शरीफाना रवैये ने तुम्हें बदतमीज़ बना दिया है, मैंने सख्त लहजे में कहा। मैं डिसिप्लिन मांगता हूँ मिस्टर डिसिल्वा। आज तुम्हें यहाँ हुक्म चलाने का कोई हक नहीं है, वो अंग्रेजी में बोला। यह हक मुझे बहुत जल्द हासिल हो जाएगा और उस वक्त तुम फायदे में नहीं रहोगे मिस्टर डिसिल्वा, मैंने इसी लहजे में कहा। मैं 4 साल लंदन में रह के आया हूँ। 2 बातों की कोशिश कभी मत करना। एक, मुझसे बेहतर अंग्रेजी बोलने की, दूसरे, मुझे बेइज्जत करने की। मैं हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर नहीं करता, मौके पर फैसला करता हूँ। मेरा ख्याल है तुम इसका अमली सबूत मांगने की खमाकत नहीं करोगे। डिसिल्वा का रंग गुस्से और जिल्लत के एहसास से जर्द पड़ गया। वो पलटा और दरवाज़ा धड़ाम से मार के चला गया। कमरे में मुकम्मल सुकूत गालिब रहा। फिर मैं उन सब से मुखातिब हुआ, यूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक तो आप तशरीफ ले आइए, मैंने इंचार्ज से कहा, और आप और आप। मैंने चुटकी बजा के 3 अफराद को खड़ा कर लिया। एक का ज्यादा होना बेहतर है। मैं सुबह गाड़ी लेकर आऊंगा और यहीं मिलूंगा। आप इसकी फिक्र मत करें। अदालत में हाजिरी ड्यूटी शुमार की जाती है। डिसिल्वा की गैर मौजूदगी ने माहौल की कशीदगी को कम कर दिया था। पहले इंचार्ज ने और फिर दूसरे लोगों ने बारी बारी उठ के मुझसे मुसाफा किया। वो सब बहुत से सवालात करने के लिए बेताब थे। मसलन ये कि मुझे अपने वालिद की मौत पर कत्ल का शुबा क्यों है और किस पर है। मेरे बारे में जो कुछ अखबारात में आ चुका है किस हद तक दुरुस्त है कि मैंने मीर शराफत अली को कत्ल किया, क्या मुझे मीर साहब पर ही शक था, वगैरह वगैरह। और बहुत कुछ बताना भी चाहते थे। मसलन ये कि मरहूम वजीर खान मुद्दत से बीमार थे और कंपनी के मामला से बेताल्लुक हो चुके थे, और सुना है वो कोठी एक नमक हराम चिराग दीन की थी जहाँ उनका इंतकाल हुआ, वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और कहा वक्त आने पर हकायक सब के सामने आ जाएंगे, क्योंकि मामलात अदालत में ज़ेरे समात हैं, इसलिए उन पर इज़ारे राय भी तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द हालात दुरुस्त हो जाएंगे और मैं कंपनी को बेहतर खुतूत पर मुनज़्ज़म करूंगा। माली हालात का जायजा लूंगा और इंशाअल्लाह मुनाफा कमा के देने वालों को इसमें से ज्यादा हिस्सा मिलेगा। बोनस के अलावा मैं घरानी को मद्देनजर रखते हुए तनख्वाहों में भी कंपनी की माली इस्तात के मुताबिक माकूल इजाफा करूंगा। इन सब बातों का मजमूई तासर खुशगवार हुआ और जब मैं उनसे रुखसत हुआ तो वो ज़हनी तौर पर मुझे एक अच्छा मालिक तस्लीम कर चुके थे। बाहर निकला ही था कि डिसिल्वा की खुश शक्ल, खुश लिबास और खुश इतवार सेक्रेटरी ने रेशम जैसे मुलायम लहजे में मुझ पर बरके तबस्सुम गिराए और दरख्वास्त की कि मैं मिस्टर डिसिल्वा से मुलाकात करके जाऊं। डिसिल्वा ने उसे दरवाजे पर इसी काम के लिए मामूर कर रखा था कि मैं निकलने ना पाऊं। मैंने उसको बेरुखी के अंदाज में यकसर नजरअंदाज करते हुए बताने से सारी लाया और दूसरे कमरे से गुजरकर डिसिल्वा के पास जा पहुंचा। उसका रवैया साबका मुलाकात के रवैये से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने मुहज्जब बल्कि मुअद्दब तरीके पर मुझे रिसीव किया और तशरीफ रखने को कहा। फिर इंटरकॉम पर चाय के लिए कहा और उस वक्त गैर इरादी तौर पर वो एक गलती कर बैठा जिसने मुझे होशियार कर दिया।
कि ये तबस्सुम, ये तकल्लुम आदत की बात नहीं बल्कि शिकारी ने मेरे लिए जाल फैलाया है। इंटरकॉम पर बात करने के लिए सेट का एक बटन दबाना पड़ता है और जब उसे छोड़ा जाता है तो हल्की सी आवाज़ आती है। एक शुबा तो मुझे ये हुआ कि डी सिल्वा ने बटन दबाया ही नहीं, फिर मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दी और मैंने डी सिल्वा की नज़र बचा के देखा तो मुझे इंटरकॉम का वो बटन एक पेपर वेट से दबा हुआ दिखाई दिया। उसने मेरे सामने फाइलों का अंबार रख दिया था कि मुझे ये इंतज़ाम नजर ना आए और मैं बेखौफ हो के जो कुछ कहूँ उसकी दिलरुबा सेक्रेटरी अपने कमरे में सुने और रिकॉर्ड कर ले। मुझे सेक्रेटरी की यस सर के बाद कोई आवाज़ सुनाई ना दी, कोई आहट भी नहीं थी। वो दम सादे खामोश बैठी हुई थी। मिस्टर सिकंदर बख्त, डी सिल्वा ने बड़ी नरमी से कहा, आखिर इन कागजात को भिजवाने का मकसद क्या था? कागजात? मैंने हैरान लहजे में कहा, कौन से कागजात? वो फोटो स्टेट कागजात जो अभी कुछ देर पहले मुझे मिले हैं, जिनके बारे में आपने फ़ोन भी किया था। वो बोला। मैंने नफ़ी में सर हिलाया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी कैसी मिस्टर सिकंदर? वो बोला, आप मेरी सेक्रेटरी को वो कागजात देकर गायब हो गए थे, उसके बाद आपने फ़ोन पर पूछा था। नॉनसेंस, मैंने उसकी बात काट दी। ना मैं यहाँ आया और ना मैंने आज तुमसे फ़ोन पर बात की। किधर है तुम्हारी वो सेक्रेटरी? बुलाओ उसे, मेरे सामने बात करो उससे। सेक्रेटरी फ़ौरन हाजिर होगी। क्या मैं तुम्हें कुछ देर पहले कागजात देने आया था मिस्टर डी सिल्वा के लिए? गौर से देखो और बताओ वो क्या वो आदमी मैं ही था? सेक्रेटरी के लिए मुझसे नजर मिला के झूठ बोलना मुश्किल था। नो सर, आप तो नहीं आए थे, एक और शख्स था। डैम इट, मैंने मेज पर मुक्का मारा। मैंने सिर्फ अपने बारे में पूछा था, ये नहीं कि आज कौन आया कौन गया। जाओ। सेक्रेटरी का रंग उड़ गया क्योंकि वो डी सिल्वा की आंखों की शरफ शानी भी देख चुकी थी। तुम चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो। डी सिल्वा घुराया। वांट टू प्ले डर्टी ट्रक, मुंह बंद रखो। मैंने कहा, मुझे दिखाओ वो कौन से कागजात हैं। आलमी इश्तियाल में डी सिल्वा ने लिफाफा मेरी तरफ फेंक दिया। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो, मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा। मैंने लिफाफा उठाया, फिर खुद उठा और हाथ मार के मैंने इंटरकॉम पर रखा हुआ पेपर वेट ही नहीं, इंटरकॉम भी नीचे गिरा दिया। यू डर्टी स्वाइन, मैंने कहा, तुम मुझे ट्रिक करना चाहते थे। हाँ, मैंने ये कागजात भिजवाए थे, लेकिन इस मकसद के लिए नहीं जो तुम समझ रहे हो। मैंने फ़ोन पर कहा था, वो बात की बात है। अभी मुझे बहुत कुछ मालूम करना है। तुमने गुलाम अली को मरवा दिया, मगर तुम्हारे स्याह कारनामों की तफसील मुझे मालूम हो चुकी है। मैं कानून को अपने हाथ में लेने वाला आदमी नहीं हूँ। जिस रोज़ तुम अदालत में मुलजिमों को कटहरे में पहुंचोगे, तुम्हें अपने खिलाफ गवाही देने वाले सब बता देंगे। मैं खड़ा हुआ था और बिल्कुल अलर्ट था। डी सिल्वा समझ गया था कि उसकी चाल नाकाम हो गई है, लेकिन वो एक बार पहले जिस्मानी मुकाबले का अंजाम देख चुका था। तब वो अकेला था, मगर इस वक्त दूसरे कमरे में पूरा स्टाफ मौजूद था। इन सब के सामने वो तमाशा बनना नहीं चाहता था। ये तुमने अच्छा किया कि अपनी जबान के सिवा कुछ इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। मैंने दरवाजे का रुख करते हुए कहा, वरना मैं तुम्हारी नाजुक हड्डियां तोड़ देता। और मिस्टर डी सिल्वा, किसी को मालूम भी ना होता कि तुम्हारी मदद के लिए आता या तुम्हारा गवाह बनता। मैं बाहर वाले कमरे में आया और सेक्रेटरी के ये जाहिर किया कि वो अपने काम में मसरूफ है। उसकी मेज पर एक टेप रिकॉर्डर मौजूद था। तुमको बहुत जल्द फैसला कर लेना चाहिए मिस, कि तुम इस आदमी से वफादार रहने को तरजीह दोगी या फर्ज से वफादारी को। मैंने उसे मुखातिब करके कहा और बाहर निकल गया। फिर अंदर आया और वो लिफाफा उसके सामने फेंक दिया। ये अपने बास को दे देना, चाहे तो मजीद फोटो स्टेट कापियां बनवा ले। ये उसी का रिकॉर्ड है जो मेरी तहवील में नहीं है। इससे मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता। वापसी पर मैंने गुलाब खान से मुलाकात की और बताया कि उसे गवाही के लिए जाना है। हम जाएगा, जरूर जाएगा। जाएगा कैसे नहीं, उसने सीने पर हाथ रख कर कहा। उस खाना खराब का फांसी होगा तो हमारा दिल को ठंडक पड़ेगा और हम उससे पूछेगा, खंजीर तेरा क्या नुकसान किया था वजीर खान ने? वो बुढ़ा आदमी इधर अकेला रहता था, 5 वक्त नमाज पढ़ता था, वो किसी का दिल भी नहीं दुखाता और सलामत शाह, अल्लाह मगफरत करे, वो इतना नेक आदमी है। जिस शैतान दाऊस ने उसको मारा वो हमको मिल जाए तो खुदा का कसम हम उसका बीट टुकड़े कर दे। तुम नहीं देखा सिकंदर बाबू, हम अपनी गुनाहगार आंखों से देखा। उसने तौबा के अंदाज में दोनों कानों को छुआ। हम बुज़दिल नहीं है साहब, दुश्मन का सीने में गोली मार सकता है। हमारा बाप 10 फरंगी कत्ल किया, सबको जहन्नुम में भेजा, फिर शहीद हो गया। गुलाब खान के सामने आए कोई बहादुर है तो बहादुर ऐसा करता है, छुपकर बूढ़ा आदमी को ऐसे ज़िबा करता है जैसे वो जानवर है। उसका टुकड़ा करके बक्स में डाल दिया और भाग गया। खाना खराब हुए उसका। इधर हमारा साथी 2 आदमी था, अब हम अकेला है। हमको ये दिल तंग करता है। बोलते है गुलाब खाना, तुम इधर बंदूक लेकर गधे की तरह खड़ा रहा और एक के बाद एक 2 आदमी का कत्ल हो गया। लानत तुम्हारा दोस्ती पर और तुम्हारा बंदूक पर। वो सख्त मुश्तइल और जज्बाती हो रहा था। मैंने उसे तसल्ली दी कि खुदा इंसाफ करने वाला है और जुल्म की रस्सी दराज नहीं होगी। जो जैसा करता है वैसा ही उसका फल भी पाता है, इस जहान में भी और दूसरे जहान में भी। पुलिस ने गुलाब खान को भी बहुत परेशान किया, मगर चिरागदीन ने उसकी जान बचाई थी कि यह आदमी काबिल एतमाद और भरोसे का है। चिरागदीन घर पर नहीं था। गुलाब खान ने मुझे मुतला किया कि हमारा साहब शादी कर रहा है। चिरागदीन शादी कर रहा है? मैंने कहा, दूसरी शादी खुद उसने बताया तुमको? हाँ,
अच्छा है ना, अभी कितने दिन अकेला रहेगा। गुलाब खान बोला, पहला बीबी मर गया, अल्लाह का मर्जी। उसने सर ऊपर उठा के कहा, शादी तो सुन्नत रसूल है, गुनाह से बचाता है। घर आबाद होगा तो हम भी खुश होगा। अभी तो हम सारा दिन दीवारों को रखवाली करता है। बीबी होगा, फिर उसका बच्चा होगा तो हम उसको खिलाएगा, वो हमारे साथ खेलेगा, हमारा रूह खुश होगा। अभी हमारा रूह बहुत दुखी है, हम कब्रिस्तान का चौकीदार है। इधर कोई जिंदा नहीं रहा, हम घर में रहना चाहता है जिधर कोई इंसानों को आबादी हो, रौनक हो। चौकीदार की जज्बाती अफसुर्दगी बचाती। खुद को कब्रिस्तान का चौकीदार कहकर उसने सब कुछ कह दिया था। घर की मालकिन अल्लाह को प्यारी हो गई थी, उसके बच्चे भी लौट कर नहीं आए थे। दोनों एक दिल बूढ़े उसकी तन्हाई के रफीक थे, वो भी एक एक करके साथ छोड़ गए। तो इस घर की वीरानी नहूसत और आसेब की तरह डराने वाली यादों के दरमियान अकेला रह गया था। अकेले आदमी के लिए दुख का अजाब भी शदीदतर होता है। अब खाना आबादी चिराग दिन की हो रही थी और खुश चौकीदार था। वो मुझे चाय पिलाने पर भी मुसर था, मगर मैं जरूरी काम का बहाना करके चलाया। अभी मैं चंद कदम दूर ही गया था कि मुझे गुलाब खान ने आवाज दी और वास्कट की जेब में कुछ टटोलता मेरी तरफ बढ़ा। हम बातों में भूल गया साहिब, वो एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, आपका नाम ये खत दे गया था। एक शख्स गाड़ी में आया था, बोलता था सिर्फ उन्हीं का हाथ में देना है। मेरे जेब में पड़े रहने से चूमर हो जाने वाले लिफाफे को देखा, उस पर मेरा ही नाम लिखा हुआ था। अंदर से एक लेटर पैड का कागज बरामद हुआ। ये उसी डॉक्टर का लेटर पैड था जिसने मेरे वालिद की वफात पर डेथ सर्टिफिकेट जारी किया था। गड़ी शाहू का वो बदतमीज और बदजबान डॉक्टर जिसने देखे बगैर कह दिया था कि मौत कुदरती हालात में हुई है। उसका पैगाम चंद सत्रों पर मुश्तमिल था। अंग्रेजी में उसने लिखा था, डियर मिस्टर सिकंदर, मुझे अपने उस दिन के रवैये पर अफसोस है। क्या ये मुमकिन है कि आप एक बार फिर जहमत करें? मेरा ख्याल है हम इस मसले पर मुसालिहाना गुफ्तगू कर सकते हैं। हराम ज़्यादा, मैंने खत पढ़कर उसे बेइख्तियार गाली दी। उसने अब भी अय्यारी से काम लिया था। हवाला उस दिन का था, जिक्र सिर्फ मसले का था और उसने अपने दस्तखत भी नहीं किए थे। खत टाइप किया था। साफ जाहिर था कि वो मुझे कोई ऐसी तहरीर नहीं देना चाहता था जिससे मैं किसी भी मरहले पर कानून की जंग में उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं। उसके बावजूद वो मुसालिहाना गुफ्तगू करना चाहता था। इसका मतलब था मुझसे सौदेबाजी। शायद उसे मालूम हो गया था कि लाश वाकई दोबारा पोस्टमार्टम के लिए निकाली जा रही है। मैंने उस खत को पुर्जा पुर्जा करके फेंक दिया, फिर उन पुर्जों को चुना और लिफाफे में डालकर हैरत ज़दा चौकीदार को वो लिफाफा थमा दिया। अब वो आए ना तो उसे कहना कि ये खत का जवाब है और मेरी तरफ से इजाज़त है कि उसे बेइज्जत करके भगा दो।